जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और वही हुआ जो होना था, और वही हुआ जो हमेशा से होता आया है। वो पंजाबी की एक कहावत है कि गोंगलुओं से मिट्टी झाड़ना मतलब फॉर्मेलिटी पूरी करना, मतलब रस्मी कार्रवाई या खाना पूरी करना। बाबर आजम को कप्तानी से हटा दिया गया, टेस्ट कप्तानी से भी, वनडे कप्तानी से भी, और T20 कप्तानी से भी। हालांकि बाबर आजम ने खुद ट्वीट किया कि वो दस्तबरदार हो रहे हैं कप्तानी से। वो तीनों फॉर्मेट्स में खेलेंगे, मगर कप्तान की हैसियत से नहीं, कप्तानी छोड़ रहे हैं। लेकिन असल कहानी ये है कि बाबर आजम को हटाने का फैसला बहुत पहले हो गया था। जब टीम वर्ल्ड कप से आउट हुई थी, उससे भी पहले हो गया था। आखिरी मैच से भी पहले हो गया था, क्योंकि आखिरी मैच तो एक रस्मी कार्रवाई थी। और बाबर आजम को कप्तानी से हटाने का फैसला और इसके पीछे कहानी क्या है, ये बाद में बात करते हैं। लेकिन मैंने शुरू में दो लफ्ज़ बोले हैं कि वही हुआ जो होना था और वही हुआ जो हमेशा से होता आया है। जब भी हमारी टीम हारती है तो इसकी ठोस वजूहात में जाए बिना, असल रूट काज पर जाए बिना, असल चीज़ पर पहुंचे बिना, हम फौरन दो चार तब्दीलियां करते हैं, गोंगलुओं से मिट्टी झाड़ते हैं, रस्मी कार्रवाइयां पूरी करते हैं और फिर आगे चल सो चल। आज ये हमारा हॉकी का खेल हो, स्नूकर का खेल हो, फुटबॉल हो, स्क्वैश हो, ये आज, और ये क्रिकेटर्स हमारी ये टीम, ये इस सतह तक पहुंचे कैसे? ये ज़वाल वैसे तो पाकिस्तान के हर शोबे में ही ज़वाल है, लेकिन खेलों में ज़वाल क्यों आया? क्या हमारी डोमेस्टिक जो स्ट्रक्चर है वो ठीक है? क्या हमारा क्लब स्ट्रक्चर ठीक है? क्या हमारा पीसीबी और उसकी पीसीबी की मैनेजमेंट ठीक है? क्या हमारी हर खेल में सियासत नहीं है? क्या हमारे खेल के भी फैसले सियासतदान नहीं कर रहे? क्या वजह है? क्यों 2 साल से हमारे क्रिकेटर्स का फिटनेस टेस्ट ही नहीं हुआ? हमारी टीम का फिटनेस टेस्ट 2 साल से नहीं हुआ। क्या वजह है कि हम मेंटली और फिजिकली, यानी ज़हनी और जिस्मानी तौर पर अपनी टीम के खिलाड़ियों को मजबूत नहीं कर पाए? क्या वजह है कि हम आउट ऑफ फॉर्म खिलाड़ियों को टीम में शामिल कर देते हैं? क्या वजह है कि हमारे यहाँ पर्चियाँ चलती हैं कि इसको भी शामिल कर लो, इसको भी शामिल कर लो? क्या वजह है कि जो टैलेंटेड खिलाड़ी हैं, लेकिन उनकी कोई सिफारिश नहीं, वो पीछे ही रह जाते हैं? लाहौर और कराची की जंग की क्या वजह है? और इसमें सियासत की क्या वजह है? ये बहुत सारी चीज़ें हैं। हम इन चीज़ों को हल किए बगैर, जब भी कोई टीम हारती है, ऊपर से 1-2 बंदे चेंज किए, ऊपर से बाकी सारे चेंज किए और फारग। शान मसूद को बना दिया है टेस्ट का कप्तान। एक शान मसूद की टेस्ट टीम में अपनी जगह मेरे ख्याल से तो नहीं बनती, लेकिन ये बात ठीक है कि वो बेहतर काउंटी कप्तान भी है, बेहतर रिप्रेजेंट कर सकता है टीम को, बात कर सकता है। लेकिन इसके अलावा उसकी अपनी टीम, टेस्ट टीम में अपनी जगह भी नहीं बनती अगर मेरिट पर टीम सिलेक्ट की जाए। और दूसरी बात, T20 की, उसमें शाहीन शाह अफरीदी, सुसर शाहिद खान अफरीदी की सिफारिश लग गई, जुगाड़ लग गया, जैक लग गया। आप अब ये बता रहा हूँ कि बाबर आजम को क्यों मैं कह रहा हूँ कि बहुत पहले से तय कर लिया गया था, क्योंकि बाबर आजम की शुरू से ही जब वो कप्तान बना था तो इसके खिलाफ हो गए थे। वो रन्स कर रहा था, बड़ी फॉर्म में था, नंबर 1 हो गया वनडे में, T20 में रैंकिंग में आ गया, टीम को आगे ले गया, टीम नंबर 1 बनाई उसने, और हर मैच में परफॉर्म कर रहा था, इसलिए सारे चुप हो जाते थे, तनकीद करते थे। जो ही वो सेंचुरी बनाता था, अच्छा परफॉर्म करता था, फिर चुप कर जाते थे। लेकिन बहुत पहले से ही बाबर आजम को वो इस कप्तानी से हटाना चाहते थे। फिर जब शाहीन शाह अफरीदी की शादी शाहिद अफरीदी साहब के घर हुई, तो उसके बाद एक दूसरा मिशन शुरू हो गया, और वो मिशन था शाहीन शाह अफरीदी को कप्तान बनाना। अब जब टीम अभी भारत में ही थी, तो शाहिद खान अफरीदी वज़ीर आज़म से मिले, उसके बाद पीसीबी के चेयरमैन से मिले, और कुछ लोग बताते हैं कि ज़का अशरफ को हो सकता है तब्दील कर दिया जाता,
लेकिन शाहिद अफरीदी के कहने पर उन्हें रखा गया, उन्हें बरकरार रखा गया और उसके रिवार्ड में ज़का अशरफ ने शाहीन शाह अफरीदी को T20 का कप्तान बना दिया। अब गोंगलुओं से मिट्टी झाड़ने वाली बात यह है कि अब आप इस तौसीफ अहमद को अबूरी कमेटी का चीफ सिलेक्टर बनाया, अबूरी चीफ सिलेक्टर, लेकिन वो इधर बनाया चंद दिन बाद ख़त्म। अब क्या किया है, शान मसूद टेस्ट का कप्तान है, शाहीन शाह अफरीदी T20 का कप्तान है, वनडे का बाद में फैसला किया जाएगा। वहाब रियाज चीफ सिलेक्टर हो गए हैं सोहेल तनवीर वो जूनियर टीम के सिलेक्शन के हेड हो गए हैं, मोहम्मद हफीज़ टीम डायरेक्टर हो गए हैं और इसी तरह सुना है कि अब कम इन्हिसार किया जाएगा बाहर के कोचेज़ पर और बाहर के लोगों पे, अपने खिलाड़ियों से, अपने साबिक खिलाड़ियों को किसी को कोच बनाया जाएगा, किसी को कुछ बनाया जाएगा। इंज़माम उल हक ने पता है एक स्कैंडल में नाम आने से कप्तानी से वो चीफ सिलेक्टर से इस्तीफ़ा दे दिया था। तो अब उसके बाद अब बंदरबाट फिर शुरू हो गई है। होना तो ये चाहिए था कि ज़का अशरफ को इस्तीफ़ा दे देना चाहिए था। ज़का अशरफ कोई क्रिकेटर नहीं है, कोई बड़ा साबका बेहतरीन बल्लेबाज नहीं है, कोई बॉलर नहीं है। आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ साहब की लड़ाई थी। नवाज शरीफ साहब नजम सेठी साहब को बनाना चाहते थे, जरदारी साहब ज़का अशरफ को बनाना चाहते थे और चूँकि नजम सेठी और जरदारी साहब और नवाज शरीफ में तय हुआ था कि जरदारी साहब का बंदा लगेगा पीसीबी में, लिहाजा ज़का अशरफ आ गए। अब ज़का अशरफ बैठकर इस पूरे खेल को तबाह करेगा और भांत भांत के फैसले करेगा और आगे इसकी तबाही फेरेगी। ना कोई विजन है, ना कोई रोड मैप है, ना कोई पॉलिसी है, लेकिन बस बाबर आजम हट गया तो एक सामने आंखों में धूल झोंक दी गई, गोंगलियों से मिट्टी झाड़ दी गई, फॉर्मेलिटी पूरी कर दी गई, खाना पूरी कर दी गई। शाहिद अफरीदी खुश हो गए, शाहीन शाह अफरीदी T20 कप्तान, शान मसूद को उधर बना दिया और दूसरी तरफ वहाब रियाज जो मशीर हैं पंजाब के निगरान सेटअप के वजीर मशीर खेल हैं, उनको ला के चीफ सिलेक्टर बना दिया गया। वो लॉबी भी पूरी और इसके बाद जो कोई थोड़ा बहुत बोलेगा उसको वनडे टीम का कप्तान बना दिया जाएगा उसके बंदे को, और जो कोई थोड़ा और ज़्यादा बोलेगा उसको और ओहदे दे दिए जाएंगे। लिहाजा ज़का अशरफ साहब ओहदे बंदर बांट करके बैठे रहेंगे। क्या बाबर आजम को हटाने से टीम में बेहतरी आ जाएगी? जो बुनियादी खामियां हैं वो ज़हनी और जिस्मानी तौर पर टीम मजबूत हो। इसके अलावा जो हमारे क्लब क्रिकेट है, जो हमारी डोमेस्टिक का सारा एक सेटअप है, स्ट्रक्चर है, क्या वो बेहतर होगा? कोई नहीं। अब इशू ये है कि आपने सेमीफाइनल देखा होगा न्यूजीलैंड इंडिया का, 400 के करीब रन्स बनाए, 398 का टारगेट दिया और विराट कोहली 50वीं सेंचुरी बनाई उसने वनडे में, तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ा। अभी तक वो वर्ल्ड कप का टॉप स्कोरर है और उसकी आखिरी इनिंग्स देख लें न्यूजीलैंड में सेमीफाइनल में, सेंचुरी, और उसके आखिरी रन भी देख लें, क्या जज्बा, क्या जुनून और क्या लगन और क्या भूख है उसमें रन्स बनाने की। हमारी पूरी टीम देख लीजिए, बॉडी लैंग्वेज देख लें इस वर्ल्ड कप में, इस तरह लगता था कि जिस तरह थके थके बेजार और कोई जीत का जज्बा नहीं, लगन नहीं, कुछ भी नहीं, सिवाय एक मोहम्मद रिजवान के जो श्रीलंका के खिलाफ जितवा गया था, या हमने साउथ अफ्रीका का आखिरी विकेट पे तक मैच ले आए थे। इसके अलावा तो हम अफगानिस्तान से हार गए, इंग्लैंड ने हमें बुरी तरह हराया। आज 398 का टारगेट दिया, न्यूजीलैंड ने भी 300 से ऊपर रन बना दिए। किस तरह वो खेले हैं? हमें 398 का मिलता, हमने 150 पे आउट हो जाना था। तो विराट कोहली फिटनेस के हवाले से, जज्बे के हवाले से, जुनून के हवाले से, रन्स बनाने के हवाले से, टीम के लिए खेलने के हवाले से, अपने इनफरादी रिकॉर्ड के लिए खेलने के हवाले से, हमारी पूरी टीम को इससे विराट से सीखना चाहिए, विराट कोहली से। और ये ज़हनों में रहे कि जब अहमद शहजाद आए थे तो हमने नारे मारे कि विराट कोहली का तोड़ आ गया, वो फारिग हुए, उमर अकमल आ गए, हमने नारे मारे विराट कोहली का तोड़ आ गया, वो फारिग हो गया। उसके बाद इंज़माम उल हक को कुछ अरसा बनाया कि विराट कोहली जैसे बड़ा बैट्समैन है, इंज़माम उल हक चले गए, उनके रन्स देख लें और विराट कोहली के देख लें। और उसके बाद
बाबर आजम आए, हमने कहा बस अब बाबर आजम तो विराट कोहली से बहुत अच्छा है। और बाबर आजम को आज कप्तानी से हटा दिया। बाबर आजम को कप्तानी से अगर हटाना है तो बाकी काम भी करने पड़ेंगे। ज़का अशरफ से जान छुड़ानी पड़ेगी पीसीबी की। पीसीबी की चेयरमैनी किसी क्रिकेटर के पास आनी चाहिए, कोई जो बेहतरीन मुंतजिम हो, जिसके पास कोई विजन हो, कोई रोड मैप हो, कोई पॉलिसी हो, जो इस खेल को जानता हो। बहरहाल बात वही है, गोंगलों से मिट्टी झाड़ दी गई है और फॉर्मेलिटी पूरी कर दी गई, खाना पूरी हो गई है। और हमारे कौम की याददाश्तें वैसे भी गजनी याददाश्तें हैं। अगला कोई मैच होगा और कोई हम जीत जाएंगे तो नारे मारने शुरू कर देंगे, भूल जाएंगे कि वर्ल्ड कप में कितनी ज़िल्लत और रुसवाई का सामना हमें करना पड़ा। सेमीफाइनल में भी नहीं पहुंचे, अफगानिस्तान से भी हार गए। पाकिस्तान जिंदाबाद।